हमने कल बात की थी कि ये सूर्य है इस प्रकार से। यस सर। और इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, जिसमें एक स्थिति पृथ्वी की यहां देखी, एक स्थिति हमने यहां पर देखी, एक यहां पर देखी और एक स्थिति हमने यहां पर देखी। यह स्थिति कितनी तारीख को थी? 21 मार्च को। 21 जून को यह स्थिति थी। 23 सितंबर को पृथ्वी की स्थिति यहां थी और 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति यहां थी। 21 मार्च को कहा जाता है बसंत विषुव, और बसंत विषुव के दिन, विश्व के अंदर दिन रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। फिर पृथ्वी की स्थिति जब यहां पर आती है तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो हम ऐसे कह सकते हैं इस कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन क्या होता है? बड़ा होता है और रात क्या होती है? छोटी होती है। जब वापस पृथ्वी घूम करके अपने बात करें इस स्थान पर पहुंचती है, यहां पर पहुंचती है तो दिन व रात की अवधि क्या हो जाती है? समान हो जाती है पूरे विश्व में। फिर पृथ्वी 22 दिसंबर को जब यहां पर पहुंचती है तब सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती है वो कौन सी रेखा पर पड़ती है? मकर रेखा पर पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का ये सबसे क्या होता है? बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है। ये बात हमने कर ली थी, ठीक है। ये होता है अपने बसंत विषुव, ये होता है शरद विषुव। देखो 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तब दिन रात की अवधि समान होती है। 21 मार्च के बाद में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे सीधी पड़ने लगती है, इसलिए गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। और फिर जो 21 जून है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे, 21 जून के बाद में वापस भूमध्य रेखा की ओर सीधी पड़ने लगती है और तारीख 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने के कारण दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है? समान हो जाती है। 23 सितंबर के बाद में 24 सितंबर को सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा से दक्षिण के अंदर धीरे धीरे सीधी पड़ने लगती है। अब दक्षिण के अंदर सीधी पड़ेगी, एक बात अपने देखें कि अब तक तो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ रही थी वो इस रेखा पे थी, इस प्रकार से इस भूमध्य रेखा पर, यहां पर। अब जैसे जैसे हम यहां से इधर निकलेंगे सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ेगी, यहां सीधी पड़ेगी, इस प्रकार से। जब सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23 सितंबर के बाद में दिन की अवधि बढ़ने लगेगी, लेकिन हमारे दिन की अवधि कम होने लगेगी, हमारी रात बड़ी होने लग जाएगी। और इस प्रकार से जब घूम करके हम यहां पहुंचेंगे, इस स्थान पर पहुंचेंगे तो सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी होगी यहां, तब हमारे दिन सबसे छोटा होगा, रात सबसे बड़ी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। यह स्थिति रहेगी। यानी कि 23 सितंबर के बाद में हमारे धीरे धीरे सर्दी पड़ने शुरू हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? शरद विषुव। और 21 मार्च के बाद में अपने गर्मी थोड़ी शुरू होती है, सर्दी खत्म होती है, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया है? बसंत विषुव। यह जो कहलाती है 21 जून कहलाती है कर्क संक्रांति। कौन सी संक्रांति है? कर्क संक्रांति। और 22 दिसंबर कहलाती है मकर संक्रांति। भूगोल में मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को, और कर्क संक्रांति 21 जून को। ये बात में ध्यान रखनी है। ये बात आ गई सभी के समझ में? कोई बात इसमें रिपीट करनी हो? कोई बात नहीं करने वाली रिपीट? चलें आगे, लिखो फिर आगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार।
तो भारत की स्थिति एवं विस्तार। एटलस किन बच्चों के पास में है? बाकी लोग नहीं ले गए? भारत की स्थिति एवं विस्तार की अपने बात करें एटलस के अंदर भारत का आप जो फिजिकल मैप है वो निकालो। एक एटलस मेरे को दो, मैं बताता हूं आपको। पेज नंबर निकालो आप 10। जो नई एटलस है उसमें पेज नंबर 10 निकालो आप। इसमें देखते हैं दे रखा है क्या। भारत का जो मैप है, इस भारत के मैप के अंदर सबसे ऊपर ये पेज नंबर 1 10 पे है, एक पेज नंबर 8 के ऊपर है। अपने 10 वाले के अंदर अगर देखें तो 10 वाले पेज के अंदर आप देखो, जैसे ये K2 लिखा हुआ है, K2 मिला है क्या सभी को? 10 नंबर पे भी मिल जाएगा, 8 नंबर पे भी मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, सबसे ऊपर वाला है ना, K2 लिखा हुआ है। इस K2 के पास ये जो ऊपर क्षेत्र है, ये सबसे ऊपर जाते हैं अपने यहां पर। ये वाला जो भाग है, यहां पर एक दर्रा पड़ता है इधर। इस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे का नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल। कोल का मतलब होता है दर्रा। ये भारत की सबसे उत्तरतम स्थिति है। भारत की सबसे उत्तरतम स्थिति कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है? लद्दाख के अंदर। स्थान का नाम क्या है? इंद्राकोल। स्थान का नाम है इंद्राकोल, लद्दाख के अंदर। कहां पर है? लद्दाख के अंदर। और यहां जो भारत का अक्षांश है, वो अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल। कहां पड़ता है? लद्दाख के अंदर। स्थिति क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। फिर हम इसमें अगला मैप निकालते हैं। भारत की सबसे दक्षिणतम स्थिति की बात करते हैं। पेज नंबर ये नए वाली एटलस के अंदर है 22 नंबर पेज, या आप वो जो 8 नंबर पेज था उस पर भी देख सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा इस मैप के अंदर अपने देखेंगे तो अपने को लिखा हुआ मिलेगा कैमोरीन अंतरीप। क्या लिखा मिलेगा? केप कैमोरीन भी बोल सकते हैं, कैमोरीन अंतरीप भी बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं कन्याकुमारी। मिल गया कन्याकुमारी? मिला कि नहीं मिला? कौन से राज्य में पड़ता है कन्याकुमारी? गौर से देखो, इसमें है पार्टी चेंज कर लिया 1 मिनट में। कहाँ है? एटलस में देखो,
एटलस बताएगा आपको सही कहां पर है। ये वहम ही तो दूर करने हैं सारे कि केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, कहां है, तमिलनाडु में है। कब पता लगेगा, जब आंखें खोल के देखेंगे कि कन्याकुमारी यहां है और केरल यहीं तक है। पेपर में आएगा कि कन्याकुमारी है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। ये बात देखनी है, और जब अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखोगे तब ये बात याद होगी। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन, या इसे बोल देते हैं कन्याकुमारी, यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अक्षांश क्या है इसका, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांश क्या है इसका, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा, बताओ उत्तरी वाले कौन कौन है, भारत के दक्षिण में है ना, सबको पता है क्या ये 8 डिग्री उत्तरी होगा या दक्षिणी होगा, उत्तरी होगा। तो लिख देते हैं उत्तरी अक्षांश। ऐसा नहीं होता क्या कि उत्तर के अंदर होता है वो उत्तरी होता है, दक्षिण के अंदर होता है वो दक्षिणी, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ग्लोब है ना, इस ग्लोब के अंदर ये रेखा है एक, इस रेखा का नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस ग्लोब के उत्तर वाले भाग के अंदर क्या स्थित है, भारत स्थित है। अब भारत के उत्तर में होगा वो भी उत्तरी अक्षांश होगा, भारत के दक्षिण में होगा वो भी कौन सा अक्षांश होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। इसलिए ये कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कि मन में ऐसा नहीं आता कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सही नहीं हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे ही सही रहेगा। ऐसा क्यों सही रहेगा फिर, क्योंकि इस 0 डिग्री से ऊपर जाने पर जब हम डी लगा के चांदा लगा के कोण बनाते हैं तो 1 2 3 4 10 15 20 50 70 इस प्रकार से 90 तक पहुंचते। इसलिए कोण शुरू कहां से हो रहा है, यहीं से हो रहा है। इसलिए जो छोटा है वो नीचे आएगा, भूमध्य रेखा के पास में छोटे अक्षांश होंगे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी अक्षांशों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो तो यहां आएगा और 37 डिग्री 6 मिनट है वो यहां आएगा, और दोनों के दोनों उत्तरी अक्षांश होंगे। आगे बात समझ में, भारत के पास में कोई भी दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा। अब भारत का मैप देखो एटलस के अंदर, या जो आपके पास मैप है उस मैप को देखो आप। 10 नंबर पेज वाला हम मैप निकाल लेते हैं, जैसे 10 नहीं 8 वाला। आठ नंबर पेज वाला जब अपने मैप निकालते हैं तो इसमें ये देखो इधर द्वीप समूह दे रखा है। कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या ये जो द्वीप है ये भारत की मुख्य भूमि से नीचे है या ऊपर है, कन्याकुमारी से भी नीचे नजर आ रहे हैं क्या, या ऊपर है सारे, नीचे हैं। ये कब पता चलेगा, जब आपके पास में एटलस होगी। इसलिए बोल रहा हूं कि एटलस लेके आनी है। और सबसे दक्षिण के अंदर कौन सा है, कौन सा है सबसे दक्षिण में, इंदिरा पॉइंट द्वीप नहीं है, निकोबार द्वीप है। कौन सा द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप। यहां पे इस प्रकार से अपने देखते हैं ना, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनमें सबसे दक्षिण के अंदर जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप। ये यहां बना देता हूं मैं थोड़ा इसमें, या अपने पास जो कॉपी है उसमें तो हम ऐसे ही बनाएंगे कि ये द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप है। जो इसका अक्षांश कितना लिखा है हमने, 8 डिग्री 4 मिनट। इससे भी क्या पड़ता है, ये नीचे, इससे नीचे है। तो कितना नीचे है ये,
6 डिग्री 45 मिनट। इस ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर एक पॉइंट है सबसे दक्षिण के अंदर, यहां या मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, या इस इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, या इसका एक नाम क्या है? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, इसकी स्थिति क्या है? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ इसकी स्थिति है। तो एक ये आपको बनानी है इस प्रकार से कि ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जिसकी स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बना लीजिए। ये बना लिया क्या सभी ने? ये बनाओ। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। मैप रखो, मैप के अंदर बना लो इनको। हाथ से बनाओगे फिर टेढ़े मेढ़े बनाओगे, कहानी गोल हो जाएगी। तो सारों के पास इतनी कलाकारी है नहीं ना, कुछ मेरे जैसे ही है। बना लिया होगा सभी ने। इसी मैप के अंदर आगे और काम करना है अपने को। देखो, इस इंदिरा कोल से लेकर के और इस केप केमोरिन तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। बत्तीस सौ 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
आगे देखते हैं इसके बाद, ये गुजरात वाला मैप निकालो। इस प्रकार का जो मैप है, गुजरात वाला मैप, इस गुजरात वाले मैप के अंदर हम देखें तो जैसे एक तो ये देखो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा दिखाई दे रही है इस मैप में, एटलस होगी उसमें देखो ये कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप तो लिखा है कोरी सोता, एटलस के अंदर लिखा हुआ है कोरी सोता। इस कोरी सोता के पास में ये एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि ये खाड़ी है, छोटी क्रीक है ये। और इससे आगे देखो एक छोटा सा और है, इस प्रकार से बाहर की ओर निकला हुआ भाग है भारत का, और फिर एक छोटी सी क्रीक है। ये जो भाग है ये भाग कहलाता है सर क्रीक। इस प्रकार से ये जो भाग है ये भाग क्या कहलाता है, सर क्रीक। यानी कि इसके अंदर ऐसा बना हुआ है, ऐसा बाहर की ओर निकल करके ऐसा जो भाग बना हुआ है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, सर क्रीक कहलाता है। ये वाला भाग सर क्रीक, क्रीक का मतलब होता है छोटी खाड़ी। क्रीक का मतलब क्या है, छोटी खाड़ी। जैसे अपने क्रीक की बात करें तो क्रीक होता है सबसे छोटी खाड़ी है, ऊपर वाली है, इसे क्रीक बोलते हैं। उसके बाद में जैसे कच्छ की खाड़ी, उसके बाद में है खंबात की खाड़ी, ये बड़ी है। और फिर अपने आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी उससे बड़ी है। इंग्लिश के अंदर जब इनके नाम देखेंगे तो इनके नाम अलग अलग मिलेंगे, हिंदी में इनके नाम है वो एक जैसे मिलते हैं। यहां पर जो बिंदु पड़ता है, इस बिंदु का नाम है गोहर माता। इस बिंदु का नाम क्या है, गोहर माता। जो सबसे बाहर की ओर, सर क्रीक का सबसे बाहर की ओर निकला हुआ भाग है वो कौन सा बिंदु है, गोहर माता। और गोहर माता का अपने देशांतर लिखें तो कौन सा देशांतर है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब एक बात और देखें अपने कि ये भारत का भाग कौन सा है, ये पश्चिमी भाग है, ये कौन सा भाग है, ये पूर्वी भाग है। तो भारत के पश्चिमी भाग के अंदर हम लिख रहे हैं पूर्वी देशांतर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, भारत के पश्चिम में पश्चिम नहीं लिखना चाहिए क्या, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, देशांतरीय दृष्टि से। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे इधर वाला भाग कौन सा भाग कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध, और इससे इधर वाला भाग कौन सा कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध। और भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। और पूर्वी गोलार्ध के अंदर ये वाला भाग है अपने कौन बनाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से चलते हैं तो यहाँ कितने डिग्री तक पहुंचते हैं, 180 डिग्री तक पहुंचते हैं। तो ये वाला भाग पहले आ रहा है, तो ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट है। और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे देशांतर की संख्या भी बढ़ती जाएगी। पूर्व की ओर आते हैं भारत में, पूर्व की ओर अपने बात करें तो आप मैप निकालिए अरुणाचल प्रदेश का, इससे थोड़ा सा आगे अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी जो पूर्वी सीमा है, अंतिम सीमा, उसके बारे में कुछ लिख नहीं रखा, फिर भी अपने बात करते हैं इसमें कि सबसे पूर्व के अंदर इस मैप के अंदर आप देखोगे, इसमें ये देखो
इसमें यहां लिख रखा है इस मैप के अंदर वलोंग, क्या लिख रखा है, वलोंग। और इस वलोंग क्षेत्र के अंदर जो सबसे बाहर वाला भाग है, सबसे बाहर वाला भाग है भारत का, ये यहां पर इस मैप के अंदर, इसे किस नाम से जानते हैं अपने, इसे अपने जानते हैं वलांगू किवेतु। ये वाला भाग क्या कहलाता है इधर, वलांगू किवेतु। वलांगू किवेतु। और इसका देशांतर क्या है, इसका देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बात करें हम कि इस सरक्रीक की गोहर माता वाले क्षेत्र से अपने जो ये वलांगू किवेतु वाला क्षेत्र है, ये दूरी कितनी है, कितनी चौड़ाई है इसकी, 2933 किलोमीटर। ये जो दूरी है ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। बना लिया सभी ने। अब अपने कुछ और बात करते हैं। यहीं पर हम कुछ और बात लिख लेते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। फिर ऐसे ही हम बात कर लेते हैं एक और, देशांतरीय दृष्टि से देशांतरीय, ये नोट कर लिया क्या इधर वाला, या कर रहे हैं कोई, चलो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं अपने, देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति तो ऐसे अपने देखें, ये 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर से इधर वाला है पश्चिमी और इधर वाला है पूर्वी, और ये है यहां पर भारत। तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में हो गई, पूर्वी गोलार्ध में। ये कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। और ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। मैंने जो मैप दिए थे उसमें शायद एक विश्व का मैप भी था, विश्व का मैप निकालो। विश्व, हाँ विश्व वाला मैप देखो आप,
विश्व के मैप में भारत मिल गया आप सभी को। मैप ले मत लेना, कोई भला हो जाएगा आप लोगों का, है ना। बाई चांस आप नौकरी लग गए, फिर आपसे पैसे नहीं संभलेंगे, इससे अच्छा मैप ही नहीं लेके आते। यही बात है क्या। अब ये विश्व का मैप है, इस विश्व वाले मैप के अंदर अपने देखें तो इस विश्व वाले मैप के अंदर ये बिल्कुल बीचों बीच से यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर वाला भाग है पश्चिमी गोलार्ध, और इस पेज पे जो सारा भाग है वो कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला भाग तो है पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला भाग कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध। तो भारत तो ये है, तो भारत कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है। फिर इसी मैप के अंदर अपने देखें तो इसी मैप के अंदर ये यहां से एक लाइन गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इस रेखा से भारत ऊपर है या नीचे है, ऊपर है। तो ऊपर है तो ऊपर गोलार्ध होता है उत्तरी। तो भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, और बाकी ये सारा जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध का है। तो ये बात हमने समझ ली। अब अपने और समझते हैं इसमें। ये डायग्राम बना लिया होगा सभी ने। अब हम एक काम करते हैं, हम इस एक ही मैप के अंदर ये तो बना देते हैं अपने 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, और इसी मैप के अंदर हम बना देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। उत्तर हमेशा ऊपर होता है भूगोल में, और उत्तर के बिल्कुल विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है, और इधर होता है पश्चिम। इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। और ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग हो गया, पूर्व हो गया। अक्षांशीय दृष्टि से तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। ये देखो यहाँ पे बना रखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और भारत कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में भारत या उत्तरी में, उत्तरी गोलार्ध में ये भारत है। और देशांतरीय दृष्टि से ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो ये देखो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। ये तो अलग अलग किए थे तब थे, अब इनको एक साथ रखें, तब ये उत्तर है और ये कौन सा है, पश्चिम। तो इसे बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ये उत्तर है और ये क्या है, पूर्व है, इसलिए इसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इसलिए इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अब ये बना दिया, ये विश्व के अंदर स्थिति है। अब इस मैप के अंदर अगर भारत बनाना हो तो भारत कहां होगा, कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तरी पूर्वी में आएगा, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से देखो कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय दृष्टि से देखो
कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टि से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और देशांतरीय दृष्टि से इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत कहाँ है? भारत ये यहाँ पे है। भारत ये यहाँ पे क्या हो गया अपने? भारत हो गया, ये भारत है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? पूर्वी गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये भी पता होना चाहिए। विश्व में भारत की स्थिति, ग्लोब में भारत की स्थिति तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये बना सकते हो आप। उस मैप में आप बना सकते हो कि भारत लाइन बना करके, बिल्कुल ये तो अपने ग्लोब के ऊपर बना है, ऐसा मैप के अंदर भी अपने को ध्यान रखना है कि भारत के कितने दक्षिण से भूमध्य रेखा गुजर रही है, भारत के मध्य से कहां से कर्क रेखा गुजर रही है, वो सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। ये अभ्यास करना है अपने को। यहां से नहीं गुजरेगी। पहले देखो इंग्लैंड, इंग्लैंड कहाँ है? कहाँ है इंग्लैंड? वहां नहीं है, ये इंग्लैंड है, ये रहा। हाँ, इसके अंदर से गुजरेगी, यहां से ऐसे। हाँ अब सही है, अब भी थोड़ा सा। हाँ अब बनाओ, ये बिल्कुल सही है। अब बोलोगे कि इंग्लैंड कहाँ है? नहीं तो वहीं बताओगे कि वहां इंग्लैंड। वो क्या है? हाँ श्रीलंका है। और भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? श्रीलंका से गुजरती है क्या? एटलस किस लिए लेके आए हो? हाँ एटलस में देखना है कि कहां से गुजरती है ना। तो ये बना लिया होगा सभी ने। टाइम हो गया आज का, इससे आगे की बात अपने कल करेंगे। जो मैंने मैप दिए हैं कृपया करके वो मैप ले आओ। आप जो मैप मैंने दिए वो ले आओ। उसमें सोच समझ के मैप डाले हुए भी कौन कौन सा मैप करवाना है। अकेला भारत का मैप नहीं लेके आना, विश्व का भी लेके आना है, एशिया का भी लेके आना है और भारत के पड़ोसी देशों का भी मैप लेके आना है। कल मैप के अंदर अपने काम करेंगे आगे। आज वाले में कुछ पूछना है किसी को?